Dear students, Assalamu alaikum and welcome to our class about the biopharmaceutics. हमने अब तक जो है वो मल्टीपल डोजिंग रेजीम को हमने प्रीवियस क्लासेस में इसे एंड किया है और उसमें हमने जो है वो कुछ दो चैप्टर्स को हमने बड़े डिटेल से उसको जो हमने डिस्कस किया। एक में हमने जो है वो मल्टीपल डोजिंग रेजीम आईवी इंजेक्शंस की बात की और दूसरे वाले चैप्टर में हमने मल्टीपल डोजिंग रेजीम ऑरल की बात की। उस सारे चैप्टर्स को मैंने कंपैरेटिव भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम कंपैरिजन में हम इसको स्टडी कर सकते हैं और मोर और लेस सेम ही फार्मूला है, सेम ही प्रोसेस है और ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें जो हैं वो दोनों ही प्रोसेस में कैलकुलेट होती हैं और उसमें कुछ डिफरेंस भी था जिसमें टी मैक्स को कैलकुलेट करना और साथ जो है वो टी मैक्स बार की कैलकुलेशन और इसी तरह से सी मैक्स बार की कैलकुलेशंस का कुछ कंसेप्ट्स डिफरेंट आए थे। लेकिन उसी तरह से ड्रग अकामुलेशन, ड्रग फ्लक्चुएशन और उसके साथ साथ जो ड्रग की जो है वो अपना CPSS, CP1 मैक्सिमम, CP1 मिनिमम, इस तरह से बाकी सारे क्राइटेरिया जो है वो सेम थे। आज हम जो है इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ हम चलेंगे या अगर हमारे पास जो है वो अगर पेशेंट सिचुएशंस की अगर कोई कंडीशंस आती हैं तो तब हम इन फार्मूलाज को कहाँ अप्लाई करते हैं, यानी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है, उसके लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स जो है चूज़ किए हैं और उसे हम वन बाय वन जो है उसे आप लोगों के लिए जैसे प्रेजेंट करते रहेंगे। इसमें अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ होंगे तो आप डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। इसको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस सारे को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको खुद से कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना है, ख़ासकर वो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट ड्रग्स पे अपनी लैब परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें अपनी उन्हीं ड्रग का डाटा को लेके उससे रिलेटेड उसकी जो काइनेटिक प्रोफाइल्स हैं उन्हें यूज़ करते हुए इन तमाम कैलकुलेशंस को आगे प्रोसीड करना होगा। तो आज हम पहले एक कंडीशन की बात करते हैं जिसको हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो है वो हम जो है इस सारे प्रोसेस को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। अ 70 kg मेल विद हिस्ट्री ऑफ एज़मा हैज़ बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर सीवियर एक्यूट एज़मेटिक अटैक एंड इज़ गिवन 300 milligram aminophylline एज एन IV bolus of dihydrate every 8 hours, which is dosing interval, to control the attack from the prior history to this patient. Okay जी, elimination half life of the drug is 7 hour, apparent volume of distribution is 30 liter and aminophylline dihydrate is the ethylene diamine salt of the thiophyllene containing 2 waters of the hydration and 79% of the active drug. ओके जी, इसमें हमें स्टार्ट कहाँ से लेना होगा? सबसे पहले हम इसका डेमोग्राफिक डाटा जो हमें इसमें जो चीज़ें हमें नोन हैं पहले हम उनको राइट करेंगे और फिर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं और उसके हमें आंसर्स किस तरह से करने हैं। अगर हम पहले वाली की बात करें, पहले वाली कंडीशन में कि हमारे पास नोन क्या क्या चीज़ है, तो उसमें सबसे पहले हमें ड्रग की जो कंडीशन बताई गई है कि ड्रग है अमाइनोफाइलिन जो कि डेरिवेटिव है किसका? थियोफाइलिन का। तो थियोफाइलिन का डेरिवेटिव होने की वजह से मैंने जब आप लोगों को साल्ट फैक्टर का एक चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि हमें जितनी भी जो एक्टिव ड्रग्स अवेलेबल हैं उनको सॉल्युबलाइज करने के लिए उनमें हम उसे साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हमारी जो कैलकुलेशंस हैं चाहे वो आईवी इंजेक्शंस की हों, चाहे ऑरल की हों या आईवी इन्फ्यूजन्स की हों, उसमें हमें उस साल्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करके उस एक्टिव ड्रग की कंसंट्रेशन को डिफरेंट रखना होगा। इस सारी क्लास में हमने आप लोगों को याद होगा हमने एग्जांपल नेप्रोक्सन की ली थी, नेप्रोक्सन और नेप्रोक्सन सोडियम। हमने आयरन के 3 साल्ट्स की बात की थी, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस जो है वो पैरोजिनेट था और इस तरह से हमने कुछ और साल्ट्स में डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक पोटाशियम की भी बात की थी। तो ये एक्चुअल जो है अमाइनोफाइलिन और थियोफाइलिन दोनों जो है वो साल्ट वेक्टर हैं। इसने कहा है कि इसमें 79% एक्टिव ड्रग है, इट मीन्स इसका जो साल्ट वैल्यू है वो 0.79 है। तो हम 0.79 को हम मल्टीप्लाई करेंगे थियोफाइलिन को। ओके जी, तो हमें इसमें हम बात कर रहे थे कि साल्ट वैल्यू सबसे पहले निकालना होगा
और सॉल्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है उससे। हमारे पास एक्चुअल उसने डोज बताई है अमाइनोफाइलिन की 300 मिलीग्राम, और इसको जबकि हम इसमें बोल रहे हैं कि इसमें हमें कन्वर्ट करने के लिए जो साल्ट वैल्यू जो है उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.79 मल्टीप्लाई बाय 300। एक्चुअल हमारे पास जो डोज है वो 237 मिलीग्राम है अमाइनोफाइलिन के, जो हम इसमें यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर हम और डाटा की बात करें तो इसके अंदर हमें उसने एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट बताया है कि वो हमारे पास है 0.09 पर आवर, और इसी में जो हमें जो डोज बताई गई है उससे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन साथ ऐड हुआ है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 30 लीटर, और इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें ml में तो ये हमारे पास बन जाएगा 30,000 ml। इसको हम कन्वर्ट करेंगे CP नॉट में, X नॉट ओवर VD। दिस इज X नॉट, दिस इज VD, CP नॉट। देन CP नॉट का हमारे पास जो बनेगा वो सिंपल, इसे हम डिवाइड करेंगे 237.0 डिवाइडेड बाय 30,000। आंसर इज 7.90 माइक्रोग्राम पर ml। इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन CP। उसकी रीज़न क्या है कि CP नॉट हमने क्यों कैलकुलेट किया है? क्योंकि CP नॉट हमारा ऑलमोस्ट हर फार्मूला के अंदर आना है। जैसे अगर हमें कोई कहे प्लाज्मा कंसंट्रेशन फाइंड करें तो उसके लिए हमें पता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन का फार्मूला है CP इज इक्वल टू CP नॉट E माइनस KT। बहुत सिंपल है, अगर हमें जिस टाइम पे कहा जाएगा उसी टाइम पे हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप लोगों को याद होगा, हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन का एक फार्मूला पढ़ा था मल्टीपल डोजिंग में, CP नॉट 1 माइनस NK टा ओवर 1 माइनस K टा E माइनस KT। यहाँ पर भी हमें CP नॉट रिक्वायर्ड है। तो हमारा IV इंजेक्शन के केस में जो पहला टारगेट होगा वो ये है कि हम CP नॉट को कैलकुलेट करें। अभी तक मैंने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे नहीं आया हूँ, जस्ट मैं इसके जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड है अमाइनोफाइलिन, उसकी डोज 300 मिलीग्राम। अगर हम उसे डोज में कन्वर्ट करते हैं साल्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करा के तो 237 मिलीग्राम, और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हमें बताया हुआ है 0.099। यहाँ से हम हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को इसमें भी बिल्कुल हम क्लियर हैं, K इज इक्वल टू 0.693 ओवर T हाफ, और T हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर K। इट मीन्स अगर मैं 0.693 से इसे डिवाइड कर दूं तो मैं हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो रिमेंबर, जब भी हम किसी क्लिनिकल सिचुएशंस की बात करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या है। अगर हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन का आइडिया होगा, उनमें हम अगर उसको कैलकुलेशंस को अगर हम अंडरस्टैंड कर चुके होंगे तो जो भी क्वेश्चन हमारे सामने होगा हम उसको आसानी से उसको अटैम्प्ट करते चले जाएंगे। उसके लिए आपके लिए जो बेस्ट वे ये है कि आप इन फार्मूलाज को जो पहले ऑलरेडी जो यूज़ हुए हैं उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। यानी ये CP का फार्मूला था प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, इस तरह से CP मैक्सिमम का फार्मूला, CP मिनिमम का फार्मूला, CPSS का, CPSS मिनिमम, CPSS मैक्सिमम का। तो हम अपने क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन का पार्ट था कि कैलकुलेट द मैक्सिमम स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन का मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट। यहाँ देखें, इसको डिफ्रेंशिएट करते जाइए, जितना आसान करते चले जाएंगे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग उतनी आसान होती जाएगी। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में ये भी समझाया था आप लोगों को कि हमारे पास जैसे ही हम आगे मूव करते चले जाते हैं फार्मूला हमारा पहले से सिंपल होता चला जाता है।
यानी उसमें हमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको Cp का फार्मूला है प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, और इसको मैं अगर CpSS का फार्मूला बनाऊँ स्टेडी स्टेट का, तो मैं इस n को इन्फिनिटी रखूँगा। जब मैं इस n को इन्फिनिटी रखूँगा तो मेरे पास ये वाली सारी टर्म जो है वो 1 हो जाएगी, और ये बन जाएगा Cp0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के टा ई माइनस के टी। ये मेरे पास CpSS का फार्मूला है। लेकिन CpSS मैक्सिमम पूछा जा रहा है। अब इस सारे प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे कि इसकी साथ डायग्राम भी बनाते चले जाएं, ताकि आपको इसकी सारे स्टेप बाय स्टेप इसकी समझ भी आए। अब यहाँ पर अगर हमें कहा जा रहा है कि CpSS मैक्सिमम कैलकुलेट करें, तो मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास याद होगा कि मैक्सिमम में हमने कहा था कि ये T0 होगा, तो इस वजह से इसका फार्मूला बना Cp0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के टा। ये हमारे पास CpSS मैक्सिमम का फार्मूला, और ये पहले क्वेश्चन ए पार्ट में हमसे यही पूछा गया है। तो जब तक हमें इनके फार्मूलाज पे ग्रिप नहीं है, उस वक्त तक हमें इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है अगर हम इसमें फार्मूला को अंडरस्टैंड कर जाएं। तो देखिए इस फार्मूला में हमारे पास अब नोन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हम बहुत क्लियर हैं। हमें Cp0 नोन है, जो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। हमें K का पहले इलम है, क्योंकि K हमारे पास 0.099 पर आवर है, और टा जो है वो डोज इंटरवल है। रिमेंबर ये भी हमें नोन था, डोज इंटरवल अगर हम इसमें लिखें तो डोज इंटरवल में उसने, अगर हम इसकी स्टेटमेंट पे दोबारा अगर गौर करें तो उसने ये बोला था कि डोज इंटरवल जो है थियोफाइलिन का 8 आवर्स है, 8 आवर्स। तो यहाँ पर हम इसको जो डेमोग्राफिक जो प्रोसेस है उसके अंदर हम इसको यहाँ राइट कर देते हैं कि टा इज इक्वल टू 8 आवर। तो अब हमारे पास टा भी है, K भी है और Cp0 भी है। तो अब हमें CpSS मैक्सिमम कैलकुलेट करना इंतहाई आसान है। इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला बनेगा CpSS मैक्सिमम इज इक्वल टू Cp0 हमारे पास है 7.90 और 1 माइनस K की जगह पर आप राइट करेंगे 0.099 और टा की जगह पर राइट करेंगे 8। जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारे यहाँ तक हमें अंडरस्टैंड हमारा करना बहुत सिंपल हुआ, यानी K की जगह पे आपने राइट किया है और उसके बाद 8। अब यहाँ पर आप इसको वैल्यू को अब जब इसे अब सॉल्व करेंगे तो इसको आपके पास CpSS मैक्सिमम का जो फार्मूला है वो सिंपल हमारे पास जो है वो 14.44 माइक्रोग्राम पर ml आएगा। 14.44 माइक्रोग्राम पर ml। अब हम इसकी थोड़ी डायग्राम बना के भी देखते हैं कि हम इसको डायग्रामेटिकली क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये मल्टीपल डोजिंग में थियोफाइलिन इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं एक पेशेंट को, और कितनी देर के बाद लगाए जा रहे हैं, हर 8 घंटे के बाद पेशेंट को जो है वो एक इंजेक्शन दिया जा रहा है। यानी टा इसका क्या है 8 आवर्स है। किस रेट से एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेशन किस रेट से हो रही है, वो K है, वो है 0.099 पर आवर। क्योंकि हमने कहा है ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, लिहाजा इसमें K जो है हमारे पास कांस्टेंट चलेगा, उसी एक ही सेम रेशियो में चलता जाएगा। ये डोज 1 है, डोज 2, डोज 3। और अगर मैं इसको बाइफरकेट कर दूं यहाँ पर और मैं कहूँ कि ये Cp हमारे पास जो है वो MEC है और ये MTC है, इनके दरमियान में जब रेंज आना शुरू होगी तो हम कहेंगे कि अब ये स्टेडी स्टेट पे है। तो स्टेडी स्टेट पे होने की वजह से अच्छा किस किस के ग्राफ बना रहे हैं, Cp वर्सेस टाइम के अगेंस्ट बना रहे हैं आप। तो Cp आपके यूनिट्स क्या हैं, माइक्रोग्राम पर ml, टाइम के यूनिट्स क्या हैं, R। अब हम उस पूरे इस क्वेश्चन को ग्राफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम इसमें हमें उन्हें कहा गया कि आप CpSS मैक्सिमम पे जाइए। रिमेंबर CpSS की डेफिनेशन में हमने बोला था कि वो कंसंट्रेशन जो स्टेडी स्टेट पे कंसंट्रेशन हो, और स्टेडी स्टेट वो कंसंट्रेशन है जो कि थेरेप्यूटिक रेंज के अंदर कॉन्स्टेंटली आपको ऑब्टेंड होती चली जाए। तो ये CpSS वाली रेंज, ये वाले डोज हैं, ये CpSS है। और मैं इसमें ये Cp मैक्स 1 है और ये मैक्स 2 है, ऐसे ये मिनिमम 2 है, ये मिनिमम 1 है। तो ये CpSS मैक्सिमम है और ये CpSS मिनिमम है। तो हमसे ये वाला पॉइंट पूछा गया था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन के पार्ट 1 में। क्वेश्चन पार्ट 1 में हमसे जो पूछा जा रहा था वो CpSS 1
स्टीडी स्टेट पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो स्टीडी स्टेट पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो प्रोसेस है वो आपने CP0/1 - K टा, K की वैल्यू भी आपके पास है, टा की वैल्यू भी आपके पास है। आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.44 माइक्रोग्राम पर ml। रिमेंबर CPSS अगर मिनिमम पूछा जाता है तो हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होंगे कि CPSS मिनिमम के केस में वैल्यू 14.44 से कम ही आनी है। हम अपने आप को बिल्कुल मेंटली तैयार रखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, फिर तो हम ये सारी जो इसके जो ट्रैक्स हैं हमें समझ में आ रहे होंगे। और अगर इसको हमें फार्मूला प्लस इसका ग्राफ प्लस इसका कंसेप्ट, देन हमारे लिए ये बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन का पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द ट्रफ आर मिनिमम स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन CPSS मिनिमम। रिमेंबर ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, अब ये वाला कंडीशन जो है हमसे CPSS मिनिमम की बात हो रही, ये वाली कि ये क्या है, CPSS मिनिमम क्या है। तो CPSS मिनिमम को के लिए फिर हमें थोड़ा सा अपने आप को यहाँ लेके आना है फार्मूला की तरफ। CP ये था, CP = CP0 डोज रेशो इंटू E - KT। जबकि हमने कहा था कि ये CPSS तब हो जाता है कि n को इन्फिनिटी रख लें, तो CPSS CP0 1 - E - KT। लेकिन जब इसको हम मिनिमम बनाते हैं तो मिनिमम में ये जो टाइम t है वो एक डोज इंटरवल के इक्वल होता है, और इसको CP0 / 1 - K टा E - K टा, t जो है वो एक डोज इंटरवल के कंप्लीट हुआ। तो यहाँ फार्मूला लिखते हैं जी, CPSS मिनिमम CP0 / 1 - K टा E - K टा। डिफरेंस देखिए दोनों में, डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस इसमें ये वाली पूरी टर्म खत्म हो गई थी। रीजन, t को 0 राइट कर दिया था, क्योंकि हमने कहा था कि हर डोज इनिशियल डोज के इक्वल। और यहाँ पर हमने इसमें ये वाली कंडीशन, ये वाला E - KT जो है वो एक और मॉडिफाइड फॉर्म में E - K टा की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही। इस वजह से ये फार्मूला E - K टा, जब हम इसको राइट करेंगे E - K टा को, तो तब हमारे पास ये वैल्यू जो है वो बड़ी आसानी से हमें समझ में आएगी। इसमें अब अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर दें तो CPSS मिनिमम = CP0 हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ 7.990। ओके, 1 - E - K टा, ये भी हम पूरा पहले ही में वैल्यूज़ को लिख चुके हैं। 1 - 0.099 × 8। E - K टा ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें जब E - K टा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हम इसमें ये जो इन वैल्यूज़ को जब हम राइट करेंगे तो इसका जो सिंपल फार्मूला बनेगा वो हम थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए। ओके, फिर हम ग्राफ की तरफ भी आएंगे कि हमने क्या वैल्यू इसकी जो है वो ऑब्टेन की है। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। CPSS मिनिमम = CP0 was 7.90, 1 - 0.099 and 8। ओके, E - 0.099 × 8, और इस सारे का आंसर आएगा 6.540। ओके, ग्राफ की तरफ चलते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा था कि पहले वाले का आंसर आया था हमारे पास 14.44, यहाँ पर ये वाला आंसर था 14.44, तो इसने इससे कम आना था, तो 6.540 माइक्रोग्राम पर ml CPSS मिनिमम। तो दूसरा प्रोसेस सॉल्व हुआ। तो रिमेंबर प्रोसेस कहाँ से हमें समझ क्या आ रहा है। हम इसको जो क्लियर करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक डाटा, कंप्लीट डाटा अगर है जिसमें हमारे पास CPSS है, CP है, अगर CP नहीं भी है तो डोज है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। डोज को वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को से डिवाइड करके आपने उसको CP में कन्वर्ट किया है। उसके बाद आपके पास जो है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, तो उससे आप एलिमिनेशन हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। और सेम अब नेक्स्ट उसमें CPSS मैक्सिमम और CPSS मिनिमम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन ऑफ द डोजेज regime above and for a regime in which 1/2 of the original dose is administered at 4 hour intervals। अब ये कह रहे हैं कि CPSS एवरेज निकालिए। तीसरा कंसेप्ट अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमें ये कहा जा रहा है कि
इसमें रहिए, MEC और MTC के बिटवीन रहिए, और वैल्यू अब आपकी CPSS मैक्सिमम और CPSS मिनिमम के इन बिटवीन आनी चाहिए। यानी हम अपने हर आंसर को खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं। किस तरह से कि हमें ये देखना होगा कि अब अगर CPSS मैक्सिमम का आंसर 14.4 था और CPSS मिनिमम का आंसर 6.54 है, तो अब इन दोनों के दरमियान जब CPSS एवरेज की हम बात करेंगे तो आंसर इन दोनों के दरमियान कुछ वैल्यू आना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो कैलकुलेट करना है, उसके लिए जो फार्मूला है CPSS एवरेज का, वो ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल से जब हमने इसकी थ्योरी की क्लासेस पढ़ी थी, हमने कहा था कि CPSS एवरेज जो है वो हमारा इक्वल है x0 V डिवाइडेड बाय V केटा CPSS एवरेज। तो CPSS एवरेज के लिए आपके पास अब आपको रिक्वायर्ड है डोज, आपको रिक्वायर्ड है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, आपको रिक्वायर्ड है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और आपको रिक्वायर्ड है डोजिंग इंटरवल। अगर आपके पास ये चारों चीज़ें हैं, डेफिनेटली आप इसके CPSS एवरेज, और हमारे पास जो डाटा था उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। हमें पता है कि डोज कितनी है, रिमेंबर डोज इसकी 300 थी, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था किसमें, मल्टीप्लाई किया था साल्ट फैक्टर से, और ये 237 हो गया था। तो अब डोज हमारे पास कितनी है जी, 237, डोज है जी 237, और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है 3000, और K है 0.099, और टा है 8। 237 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर है 9.97 माइक्रोग्राम पर ml। रिमेंबर 9.97, और यहाँ था ये 6.54 मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। सो एवरेज वैल्यू जो है वो इन दोनों के इन बिटवीन एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उसने डबल दो तरह से किया है। उसने कहा जी कि अगर तो आप इसमें नॉर्मल डोज और नॉर्मल डोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो दैट्स ओके, और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपका जो के और आपकी जो हाफ लाइफ है वो भी हाफ हो जाए, और जो टाइम है डोज इंटरवल है वो भी हाफ हो जाए, तो तब क्या कंडीशन होगी। तो आपको ये जो डोज इंटरवल टा है ये 8 की बजाय 4 राइट किया जाएगा, और जो आपके पास जो टाइम ये जो आपका रेट आपका 0.099 रहेगा, उसके बाद जो 30,000 आपका जो वॉल्यूम है, और डोज वो कह रहे हैं कि आप हाफ कर दें, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 118, तो 118 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.099 इंटू 4, तो आपके पास CPSS एवरेज आएगा कब, जब आपने क्या किया है जी, हाफ लाइफ भी कम की और साथ जो है आपने डोज इंटरवल भी कम किया। इसको इसने जानबूझ के थोड़ा ट्रिकी बनाया है। हालांकि इसका जवाब दोनों आपके ख्याल में क्या डिफरेंट आएगा या सेम आएगा, तो आंसर इसका सेम आएगा। इसका आंसर सेम आने की रीज़न क्या है, क्योंकि आपने अगर इसको भी 2 से डिवाइड किया है और इसको भी 2 से डिवाइड किया है, तो ये दोनों आपने जब डिवाइड किए हैं, जबकि ये दोनों आपके कांस्टेंट फैक्टर रहे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और 8 जो है जो आपके पास जो था, आपको जो क्वेश्चन में उन्होंने जो डिमांड किया कि आप डोज इंटरवल को कम कर दें, डोज को भी कम कर दें। अच्छा, कितना कम करें जी, अगर आपने डोज इंटरवल को हाफ किया है, आधा किया है, तो डोज को भी आधा कर दीजिए। अब जब दोनों को एक ही फैक्टर से डिवाइड किया जा रहा है तो आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। तो इस सारे को हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, अगर मैं इस वाले प्रोसेस को सॉल्व करूं तो इसमें हमारे पास जो प्रोसेस एग्जैक्ट है वो है जी, हम फाइंड करना चाह रहे हैं क्या चीज़, अपना CPSS एवरेज। और CPSS एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया जी, 237 डिवाइडेड बाय 2, ओके, 30,000 कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 0.099 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं स्कोर अच्छा सा लिखूं तो 118 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.099 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 9.97 माइक्रोग्राम पर ml CPSS एवरेज। तो CPSS एवरेज जो है वो सेम रहेगा जी, इसलिए सेम रहा कि आपने कांस्टेंट वैल्यूज़ को नहीं छेड़ा है। अगर आपने डिनोमिनेटर के
आपने जो बटे के जो ऊपर है नॉमिनेटर उसको भी उसी फैक्टर से डिवाइड किया हुआ है और जो डिनोमिनेटर को भी उसी फैक्टर से डिवाइड हुआ। तो ये हमारे पास जो है वो CPSS एवरेज को कैलकुलेट करने की बात की जा रही, यानी हमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ ये जो कंसंट्रेशन है एवरेज में ये है जी 9.97 माइक्रोग्राम पर ml CPSS एवरेज। तो अभी तक हमें 3 बातें उन्होंने पूछी। CPSS मैक्सिमम बताइए, हमने कहा 14.4। उन्होंने कहा CPSS मिनिमम बताइए, हमने कहा जी 5.4। अच्छा जी उनका जी हमें क्या 6.54। और अगर उन्होंने कहा जी एवरेज निकालिए तो एवरेज डेफिनेटली इन दोनों के दरमियान का आंसर होगा। क्वेश्चन 4, इसका पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द थियोफाइलिन प्लाज्मा कंसंट्रेशन इमीडिएटली प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 4th डोज। 4 डोज से पहले क्या कंसंट्रेशन होगी? CP मिनिमम 3 की बात की जा रही है। यानी देखें ये डोज 1, ये डोज 2, डोज 3, डोज 4। डोज 4 से प्रायर, डोज 4 से पहले क्या कंडीशन है? CP1 मिनिमम, ये बोलेंगे हम CP मिनिमम 4। ये है CP मैक्सिमम CP मिनिमम 3 और 4, ऐसे ये CP मैक्सिमम 3। तो CP मिनिमम 3 रिक्वायर्ड कर रहे हैं। जब CP मिनिमम 3 रिक्वायर्ड हो रहा है तो अब हम बिल्कुल क्लियर हैं कि N की जगह पर हम क्या वैल्यू राइट करेंगे? 3। K की जगह पे क्या राइट करेंगे? 0.099। टा की जगह पे राइट करेंगे 8 आवर्स। तो हम दोबारा फिर उन फार्मूलाज की तरफ मूव करेंगे। मैं इस सारे को रेस करता हूँ ताकि हमें दोबारा से हमें इस बात की समझ आए कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें उन्होंने पूछा है कि 4th डोज से पहले क्या कंडीशंस होंगी, कितनी कंसंट्रेशन पेशेंट के पास है, यानी जो 3rd डोज के एंड पे, 3rd डोज के एंड पे क्या कंसंट्रेशन है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, अपने आप को बिल्कुल रिकॉल करेंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और हम इसको कैसे जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम CP से स्टार्ट करें। CP इज इक्वल टू CP नॉट 1 माइनस एन के टा ओवर 1 माइनस के टा ई माइनस के टी। हमें कहा जा रहा है कि मैंने कहा था कि CP1 होगा तो ये CP1 इज इक्वल टू CP नॉट 1 माइनस ई माइनस 1 इंटू के टा ओवर 1 माइनस के टा ई माइनस के टी, ये कैंसिल, और ये CP1 इज इक्वल टू CP1 CP नॉट ई माइनस के टी। अच्छा CP मैक्सिमम और CP मिनिमम भी सिखाया था आप लोगों को। CP मिनिमम की बात हो रही है तो CP मिनिमम के लिए मैं क्या राइट करूंगा? अगर तो ये CP1 मिनिमम है या मैं इसको CP2 मिनिमम की बात कर लूँ तो मिनिमम के केस में ये जो T है उसने टा हो जाना है। तो ये बनेगा CP नॉट 1 माइनस 3 क्योंकि 2 है सॉरी, तो 2 इंटू के टा ओवर 1 माइनस के टा ई माइनस के टा। अच्छा हमसे पूछा जा रहा है कि CP मिनिमम 3, तो CP मिनिमम 3 का फॉर्मूला देखिए क्या बनता है। CP मिनिमम 3 बताइए क्या है? ओके जी, CP नॉट 1 माइनस 3 के टा ओवर 1 माइनस के टा ई माइनस के टा, ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है, इसको हमने यूज़ करना है। इसलिए मैं बाकी रेस कर देता हूँ कि ये हमें चाहिए। हमें कहा जा रहा है कि 4th डोज से पहले कंसंट्रेशन कितना है, मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी है। तो उसको आपको मिनिमम कंसंट्रेशन के लिए आप N इज इक्वल टू जब 3 राइट करेंगे तो CP नॉट हमने पहले कैलकुलेट किया था और उसकी वैल्यू आप लोगों को आइडिया है कि CP नॉट में हमने जो वैल्यू राइट की थी वो थी हमारे पास 7.90 माइक्रोग्राम पर ml। और देन हम इस सारे प्रोसेस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मैं इस फॉर्मूला में लिखता हूँ, हमारे पास जो वैल्यूज थी 7.90 1 माइनस 3 K इज 0.099 टा इज 8 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.099 8 E माइनस 0.099
एंड 8। इस सारे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सी पी मिनिमम 3 इज इक्वल टू, वो हमारे पास सिंपल सा आंसर आएगा 5.933 माइक्रोग्राम पर ml। 5.933 माइक्रोग्राम पर ml। तो ट्रिकी क्या हुआ इसके अंदर, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट कि फोर्थ डोज को लगाने से फौरन पहले क्या कंसंट्रेशन है। तो हमने उसे सॉल्व कैसे किया कि अगर 4 डोज से पहले की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि 3rd डोज की बात कर रहे हैं, और 3rd डोज जब मिनिमम हो गया तो तब की बात कर रहे हैं। जब 3rd डोज मिनिमम हो गया है तो हम इसको अब CP मिनिमम 3 की बात हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इनका क्वेश्चन डी पार्ट क्वेश्चन 1 का। ई में देखते हैं जी, ई में क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द व्हाट इज द थियोफाइलिन प्लाज्मा कंसंट्रेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 4th डोज। 4th डोज को जैसे ही लगाया गया तो तब क्या कंसंट्रेशन है। अच्छा, इस केस के अंदर हम 4 डोज में हमसे मांगा जा रहा है CP मैक्सिमम 4। तो इसी वाले फार्मूला में मैं अगर देखिए मिनिमम और मैक्सिमम में बिल्कुल क्लियर रही है। मैक्सिमम के केस में ये वाला सारी टर्म नहीं है और मिनिमम के केस में ये टर्म T की बजाय टा है। तो यहाँ पर अब हम इसको जब वैल्यू को राइट करेंगे CP मैक्सिमम 4, ये हमारा टारगेट हुआ। CP नॉट 1 माइनस 4 के टा ओवर 1 माइनस के टा, दैट्स एंड। ये हमारे पास फार्मूला है, इसका सिंपल था। अब इसमें जब हम वैल्यूज़ को राइट करेंगे तो हमारे पास CP4 मैक्सिमम को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो CP4 मैक्सिमम के लिए आपके पास CP नॉट की वैल्यू है जी 7.90, 1 माइनस 4 इंटू 0.099, टा इज 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.099, टा इज 8। इस सारे को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करूं कि CP3 मिनिमम की वैल्यू जो आई है और CP4 मैक्सिमम की जो वैल्यू आने वाली है, तो CP4 मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा आएगी। यानी क्योंकि हमने इंजेक्शन अभी फौरन से 4th डोज उसको दी है, तो तब हम उसकी कैलकुलेशन पे आए हैं। तो जब हम 4 डोज को हम उसको ऐड करेंगे तो तब हमारे पास जो ऐड अप होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली ज़्यादा आएगी। तो इस सारे प्रोसेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर आपके पास आएगा CP मैक्सिमम 4 का 13.832 माइक्रोग्राम पर ml। CP मैक्सिमम 4 इंजेक्शन में 4th इंजेक्शन देने के फौरन बाद कितनी कंसंट्रेशन आई है। तो ये प्रोसेस था हमारा CP मैक्सिमम 4 के लिए। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट इसमें जो F पार्ट है वो था जी डिटरमिन द ड्रग अकोमोलेशन फैक्टर R in as many ways as you can think for the 2 different dosing regime employed in C of this question। ओके जी, हमें कहा जा रहा है कि आप अकोमोलेशन बताइए। देखिए अकोमोलेशन हम 3 तरह से कैलकुलेट करते आए हैं, जबकि हमारे पास, बल्कि मैं अगर ये कहूँ हमें अकोमोलेशन के कितने फार्मूला आते हैं, तो मैं गलत नहीं हूँ कि हमें अकोमोलेशन के कम से कम 4 डिफरेंट फार्मूलाज आते हैं। कैसे? हम अकोमोलेशन में हमने कहा था कि ये एक रेशो है। रेशो किस किस की है? CP मैक्सिमम की, SS मैक्सिमम की, CP1 मैक्सिमम के साथ, SS मिनिमम की, CP1 मिनिमम के साथ, SS एवरेज की, CP1 एवरेज के साथ, और एक आखिर में हमने एक इक्वेशन बनाई थी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस के टा। उस इक्वेशन को मैंने फिर फर्दर इसको डिटेल से इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। तो मैं यहाँ 3 फार्मूलाज लिखता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में उसने लिखा है कि आप इसे कैलकुलेट करें एज मैनी एज यू कैन। तो एज मैनी एज कैन का मतलब ये हुआ कि कम से कम हमें 3 to 4 वेज से हम इसको बताना है। तो मैं पहले फार्मूलाज को लिखता हूँ, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हमें जो है ना इसकी अकोमोलेशन का कंसेप्ट जो बड़ा ईजीली समझ आएगा। फिर अकोमोलेशन में असल में इसने एक ट्रिकी ये रखा कि अगर तो सिंपल यही डोज दी जाए और सेम डोज इंटरवल पे दी जाए तब अकोमोलेशन कितनी है, और अगर हम ये कर दें कि डोज भी हाफ कर दें और डोजिंग इंटरवल भी हाफ कर दें तो तब अकोमोलेशन कितनी है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर हम डोजिंग इंटरवल को हाफ कर देंगे
और उसके साथ डोज को भी हाफ कर देंगे तो अकोमुलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं कैसे ज़्यादा है। पहले उसके सिंपल आते हैं कि अकोमुलेशन कैलकुलेट कैसे होती है। अकोमुलेशन के लिए R इज इक्वल टू CPSS मैक्सिमम डिवाइडेड बाय CP1 मैक्सिमम। अल्टीमेट आंसर इज 1 इज इक्वल टू 1 माइनस केटा, दोनों को डिवाइड करने से। ओके, R इज इक्वल टू CPSS मिनिमम डिवाइडेड बाय CP1 मिनिमम। Ultimate answer is 1 is equal to 1 minus keta. Okay, R is equal to CPSS average divided by CP1 average. Ultimate answer is 1 is equal to 1 minus keta. R is equal to 1 divided by 1 minus 0.693 tau over T half 1 divided by 0.693 into N. मैंने ये 4 फार्मूलाज डिफरेंट वेज से राइट किए कि ये हमें सब अकोमुलेशन के बारे में बता रहे हैं कि अकोमुलेशन कितनी हुई है। पहली डोज जब ऐड हो, अकोमुलेशन का बेसिक कंसेप्ट ये था कि अगर एक डोज जो है वो 3rd या 4th डोज दी जा रही है तो उससे प्रीवियस डोज की कुछ कंसंट्रेशन अभी बॉडी में प्रेजेंट है, वो कितनी प्रेजेंट है, वो कितनी अकोमुलेट होकर आएगी, तो ये अकोमुलेशन है। इसको हमने R से रिप्रेजेंट किया। और अगर हम इस फार्मूला को यूज़ करें और वही वाला डाटा यूज़ करें जो अभी हम जिस न्यूमेरिकल को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपको याद है डोज इंटरवल जो है वो 8 आवर्स है और जो K है वो 0.099 है। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह सॉल्व करते हैं तो इस वाले हर वाले केस में हम अगर इसमें ये राइट कर दें 1 डिवाइडेड बाय 0.099 into 8, आंसर इज 1.828। इसके कोई यूनिट नहीं होंगे। इस वाले केस में भी 1.828, इस वाले केस में भी 1.828 और इस वाले केस में भी 1.828 ही आएगा। हर केस में आंसर आपका सेम आएगा। अकोमुलेशन मीन्स रेशियो, मीन्स किस की रेशियो, 2 मैक्सिमम की। किस केस में, स्टीडी स्टेट में और सिंगल डोज में। और 2 मिनिमम की रेशियो किस में, स्टीडी स्टेट का मिनिमम और 1 का मिनिमम। एवरेज, SS का एवरेज और सिंगल का एवरेज। इस सारे प्रोसेस में आंसर 1.828। लेकिन क्वेश्चन के 2 पार्ट्स। उसने कहा जी कि एक तो ये करें कि ये बताएं कि जब नॉर्मल डोज है और नॉर्मल ही डोज इंटरवल है। लेकिन अगर वो ये कहे कि नहीं, जैसे C वाले क्वेश्चन में बोला था कि डोज इंटरवल भी हाफ और डोज भी हाफ, तो तब क्या होगा? तो तब हम इसमें इस वाले फार्मूला में जब हम राइट करेंगे तो हमारे पास R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K जो है हमारे पास है 0.099, जबकि टॉ को हमने 4 कर दिया है। तो ये अकोमुलेशन बढ़कर आएगी, वो अकोमुलेशन हमारे पास हो जाएगी। जब हम इसको बढ़ के कर देखेंगे तो अकोमुलेशन हमारे पास 3.058 अकोमुलेशन। आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि अकोमुलेशन को, पहला क्वेश्चन उसने 2 पार्ट्स बनाए। उसने कहा अकोमुलेशन को आप कितनी वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने आंसर किया हम इसे 4 वेज से अकोमुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो 2 इनकी रेशियोज के हिसाब से ले लें। फिर उसने कहा अच्छा कंडीशन चेंज करें, ये कर लें कि हाफ लाइफ से भी हाफ रखें टाइम डोज इंटरवल का, और उसका जो हाफ लाइफ को भी हाफ कर दें, सॉरी, और साथ जो उसकी डोज है उसको भी हाफ कर दें। तो जब डोज इंटरवल को आपने हाफ किया है तो डोज इंटरवल को सॉरी हाफ करेंगे तो ये 4, और इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो यह आपके पास अकोमुलेशन ज़्यादा बढ़कर आ गई है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा जी कि डिटरमिन द फ्लक्चुएशन फॉर द 2 डिफरेंट डोजेज रेजिम एम्प्लॉयड इन C ऑफ दिस इक्वेशन। रिमेंबर वंस अगेन, दोबारा फिर क्वेश्चन C की तरफ रेफर किया कि नॉर्मल हालत में भी इसकी फ्लक्चुएशन बताइए, और इसके साथ जो आपके पास जो जब हम हाफ कर देंगे डोज इंटरवल को भी और डोज को भी, तब इसकी फ्लक्चुएशन बताइए। रिमेंबर फ्लक्चुएशन के लिए भी हमारे पास बहुत सिंपल सा इक्वेशन थी। यही इक्वेशन इसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ हमने डिवाइड कर दिया था
कि इसमें आपके पास जो है वो आपके पास जो आंसर था वो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई माइनस के 1 डिवाइडेड बाय ई माइनस केटा था, फ्लक्चुएशन। Fluctuation is 1 over e minus keta. Very simple it is. K की वैल्यू क्या है 0.099, टा क्या है 8 और 1 by 0.099 into 8 फ्लक्चुएशन हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2.208। कब? जब हमने नॉर्मल की बात की। अगर हम ये बात करें नहीं डोज इंटरवल अभी हाफ कर दें तो ये बन जाएगा फ्लक्चुएशन इज ई माइनस 0.99 डिवाइडेड बाय इंटू 4। आंसर इज जब इसे 4 से करेंगे तो आपके पास ये कम होकर 1.485 फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था जिसमें to calculate the what is the loading dose needed to produce an immediate steady state concentration। Remember ये क्वेश्चन अमूमन हम बार बार करते आते हैं कि लोडिंग डोज कैलकुलेट कीजिए। अगर लोडिंग है तो मेंटेनेंस डोज निकालिए, मेंटेनेंस है तो लोडिंग डोज निकालिए। तो हमारे पास लोडिंग और मेंटेनेंस डोज का फार्मूला भी हमने पहले सीखा हुआ है। वो था कि जो लोडिंग डोज है उसको अगर आप मेंटेनेंस डोज का रेशो ले लें वो इक्वल है एक्चुअली किसके जी, अकोमुलेशन के। यानी जो इसको इस सेंटेंस को बड़ा आसानी से समझते हैं, रेशो ऑफ लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू अकोमुलेशन इज इक्वल टू 1 over e माइनस केटा। तो इन दोनों को अगर हमें कहा जा रहा है कि लोडिंग डोज निकालें तो हमें अब इस आर को, ये बेसिकली आर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं लोडिंग डोज से तो ये मेंटेनेंस डोज बन जाती है। अच्छा, दूसरे वे में अगर मैं इसको आर से क्रॉस में ले जाऊं तो मेरे पास लोडिंग डोज बन जाती है। तो क्वेश्चन ये था टू कैलकुलेट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोडिंग डोज नीडेड टू प्रोड्यूस एन इमीडिएट स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। लोडिंग डोज जब आपसे पूछे जाएगी तो लोडिंग डोज के लिए आपके पास जो वैल्यूज हैं आर की आपने निकाली है 1.5 समथिंग, अभी आप निकाल के आए हैं 1.8282 को आप ये क्योंकि लोडिंग डोज कैलकुलेट करनी है तो लिहाजा लोडिंग डोज इज इक्वल टू मेंटेनेंस डोज डिवाइडेड बाय आर। तो जितनी मेंटेनेंस डोज है उससे डिवाइड कर दीजिए, लोडिंग डोज आ जाएगी। तो आपके पास जो लोडिंग डोज है वो आपके पास आएगा जी पूरा फैक्टर 1.828। और अगर आप इसको लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज जितना है उससे आप इसे यहाँ पे लोडिंग डोज निकालने के लिए मेंटेनेंस डोज से मल्टीप्लाई करना होगा। सॉरी कुछ थोड़ा सा रॉन्ग हो। तो इसमें हमारे पास मेंटेनेंस डोज से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मेंटेनेंस डोज आपने निकाली हुई 237 और लोडिंग डोज है 1.828। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्योंकि अच्छा ओके यहाँ पर हमारे पास क्योंकि जो लोडिंग डोज है वो हमारे पास लोडिंग डोज हमारे पास इसमें 237, ठीक है। और जिसको हमने इक्वल रखा हुआ था 300 के 300 को हमने जब डिवाइड किया था तो तब हम इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 548.39 हमारे पास जो वैल्यू आएगा। क्योंकि जब हम सारे को इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास मेंटेनेंस, क्योंकि लोडिंग डोज को मेंटेनेंस डोज से डिवाइड करें और मेंटेनेंस जब आप आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा जी मेंटेनेंस डोज का। मेंटेनेंस डोज अगर आप 300 लेते हो तो 300 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 548, और अगर आप इसे 237 से लेंगे तब इसका आंसर जो है वो थोड़ा से कम आ जाएगा। तो ये लोडिंग डोज आपके पास कैलकुलेट होगी। आप इस लोडिंग डोज को इंजेक्ट करेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम इस तरह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन साथ साथ ऐड करते चले जाएंगे और बाकी क्वेश्चंस को भी साथ आपके लिए सॉल्व करेंगे। आई होप अगर आपको इसकी समझ आई है तो आप काइंडली इसमें जो अपने कमेंट्स में लिखेंगे और अगर कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।